आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। प्रवासी संदेश के सेगमेंट हाले जवेरी बाजार में आपका स्वागत है। इस वीडियो ब्लॉग में हम जहां मुंबई के सर्राफा बाजार की गतिविधियों से आपको रूबरू कराते हैं, वहीं आपकी मुलाकात होती है मार्केट के कारोबारियों से। इसी कड़ी में आज आप मिलेंगे जवेरी बाजार की प्रतिष्ठित फर्म संगम चेन्स के डायरेक्टर रमन सोलंकी से, जो बाजार के हालात के साथ ही अपने खुद के बारे में ढेर सारी जानकारी दे रहे हैं। आप भी जानिए क्या बोलते हैं सोलंकी। भले ही केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ रही हैं। उद्योग धंधे फिर से शुरू हो रहे हैं, कारखाने और कार्यालय फिर से शुरू होने लगे हैं, लेकिन जिस क्षेत्र की बात करें वहाँ पर अभी भी आर्थिक मंदी छाई हुई है। जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर चारों तरफ आपको लॉकडाउन की वजह से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए जो लोग एक बार वापस से जुटे हैं वो कह रहे हैं कि अभी और वक्त लगेगा। ऐसे में अनलॉक तो हो चुकी है, लेकिन लॉकडाउन में अगर सबसे ज़्यादा कोई क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है कोरोना वायरस की, तो वह है सोना व्यापार, गोल्ड व्यापार। यानी गोल्ड क्षेत्र में जिस तरह से नुकसाने हुए हैं उसकी भरमार अभी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि शादियां कैंसिल हो रही हैं और लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो इतने सोने खरीद सकें जिनसे गोल्ड व्यापार में वापस से रौनक आ जाए। मुंबई का जावेरी बाजार जो पहले खिलमिलाता था, वहाँ पर रौनक हुआ करती थी, आज वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए संगम ज्वेलर्स के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने पूरे दिन को देखा, और हमसे बातचीत करेंगे क्या कुछ घटना उनके साथ घटित हुई, खासकर ज्वेलरी फील्ड में किस तरह से जो कुछ हुआ है उससे हम उनके बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हम रमन सर, जिस तरीके से पिछले 6 महीने में जो दशा और दिशा हमने हिंदुस्तान की देखी और भारत की देखी, शायद ही पहला ऐसा कोई देखा होगा। आपकी कंपनी और आपने आपका किस तरह से इसको देखते हैं, किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकले, और कब तक आपको लगता है कि गोल्ड व्यापार पटरी पर वापस लौटेगी? जहाँ तक मेरा मानना है कि जो तकरीबन 7 महीने जो गए हैं, इस शुरुआत के 2 महीने 3 महीने तो यही चल रहा था कि शायद यह लगभग दशहरा या दिवाली तक थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाना चाहिए था, लेकिन हालात धीरे धीरे बिगड़ते गए और कोरोना महामारी जो पैंडेमिक थी, लेकिन अभी और ज़्यादा विकराल रूप धारण कर रही है। तकरीबन 4 महीने तक तो पूरा बंद ही था। जो लॉकडाउन समझ रहे थे कि 21 दिन का होगा, 35 दिन का होगा, जो भी होगा, लेकिन वो लॉकडाउन लगभग 2.5 महीने तक लॉकडाउन इसके अंदर चला। बहुत सारे लोग इसके अंदर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ी है। इतना ख़राब लोगों की मानसिक स्थिति हुई है, और आर्थिक स्थिति का तो आपको सबको पता ही है कि आर्थिक स्थिति से लोग कितने पायमाल हो चुके हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की सारी सेविंग, सारा गोल्ड कहीं मॉर्गेज रखा हुआ है, या सारी सेविंग सारी उनकी टूट चुकी है। लोगों ने अपनी मुंबई के घर जो भाड़े पर लिए हुए थे वो वापस दिए हैं, और कहीं भी अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर वहाँ वापस वो चले गए थे। लोग अभी जैसे ये 8 जून से जैसे शुरुआत हुई है लॉकडाउन खुलने की, तो यह गवर्नमेंट ने सोचा था कि इसको धीरे धीरे पटरी पे लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए उन्होंने ज़रूर मेहनत की है। उन्हें भी पता था कि इसको भी टाइम लगेगा, कम से कम 1.5-2 महीना जाएगा। 1.5-2 महीने के अंदर लोग वापस धीरे धीरे, उनका बिज़नेस नहीं हुआ क्योंकि सारे लोग माइग्रेट हो चुके थे, अपने अपने गांव चले गए थे। लोग यहाँ से वहाँ कहीं ट्रैवल करना नहीं चाहते थे। एयर ट्रैवल, रेलवे दूसरी सारी बंद थी। इवन बहुत सारी जगह ई पासेस भी लग रही थी। तो लोगों ने बिज़नेस शुरू तो ज़रूर किया है गवर्नमेंट की वजह से, और गवर्नमेंट के कहने से किया है कि लोग घर बैठे इससे अच्छा शुरू करें, और शुरू करने के अंदर ऑल्टरनेट डेज में भी शुरू किया गया, लेकिन बिज़नेस उन्हें कम मिला। और जहाँ तक ज्वेलरी इंडस्ट्री का सवाल है, ज्वेलरी इंडस्ट्री एक लग्जरी आइटम के अंदर मानी जाती है। मैं तो लग्जरी आइटम, लोग लग्जरी मानते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ी सी एक नेसेसिटी के हिसाब से भी मैं मानता हूँ कि यह अपने लिए एक ज़रूर एक एफडी का काम करता है, कि जब भी आपको कभी एफडी तुड़वानी हो तो ये तुड़वा सकते हो। इसी तरह जब आपको सोना बेचना हो और पैसे
पाने हो तो वापस ये आप सोना उसी वक्त काम में आता है। लेकिन उस दरमियान 2-2.5 महीने हमें वापस लगे कि हम बैठे रहे, लोगों से बातें करते रहे। जो घर में हम बैठे बैठे जो डिप्रेस हो चुके थे, कम से कम यहाँ आकर हम लाइव हुए हैं। हमारी इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, बाकी जो नेसेसिटी इंडस्ट्री है उनके लिए तो वो बूमिंग पीरियड था। अच्छा रमन सर, जिस तरीके से हमने मई महीने में एक लोगों का पलायन देखा, क्या ऐसा कोई आपके वाक़या में हमने देखा कि लोग 2 रोटी के लिए मोहताज हो गए और अपने अपने गाँवों की तरफ, जो परप्रांतीय थे, जो प्रवासी थे, वो निकलने वहाँ तरफ थे? ऐसा कोई उस दौरान आपकी कंपनी, एक चूँकि आप डायरेक्टर हैं, इतनी बड़ी कंपनी है ज्वेलर्स की, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि आप अपने स्टाफ को किस तरह से संभालते? चूँकि हमने देखा बहुत से हमारे मालिकों का कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने हाथ ऊपर कर लिए, उसके बाद लोग अपने अपने गाँव की तरफ पलायन होने लगे, 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गए। तो उस समय किस तरह से, कितना बड़ा चैलेंजिंग था, क्या किस तरह से आपने अपने स्टाफ को वहाँ पर हैंडल किया? जहाँ तक मेरी संगम चेन कंपनी का सवाल है, जहाँ तक तो हमने हमारे स्टाफ का पूरा ध्यान रखा है और हमने लगभग 2 महीने तक तो स्टाफ को पूरा पगार दिया है, क्योंकि उस दरमियान उनकी भी हालात बहुत ख़राब थी और उन्हें भी ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। उसके बाद में ज़रूर हमने थोड़ा सा उनकी सैलरी लेवल के ऊपर थोड़ी सी कटौती की है, क्योंकि हमारे पास भी कोई इनकम का सोर्स नहीं था। सारा जो था वो एक्सपेंडिचर ही था और उनको भी उस दरमियान कोई ऐसी नेसेसिटी की आइटम ही चाहिए थी, न कि उन्हें कोई लग्जरी चाहिए थी। तो हमने ज़रूर थोड़ा सा कट डाउन करके उनका पेट वो खुद भर सके, उतनी उनके लिए हमने मेहनत करके उनको भी कैसे भी उन्हें इतना पेमेंट हमने करवाया है उनको। और जहाँ पे उनको जाना था कि हमें गांव जाना है, आप जाओ, मुझे यहाँ रहना है, यदि आप यहाँ सेफ़ हो तो हमारा गाइडेंस लेके वो यहाँ भी रहते थे, अपने घरों में रहते थे। हम बार बार उनसे कहीं ना कहीं पूछ-परछ करते ही रहते थे और लगभग 30 से 35% लोग अपने अपने गाँव में गए हैं और उसके बाद में जब खुलने के बाद में तुरंत हमारे कहने से 10 से 15 दिन के अंदर वापस मुंबई लौट चुके थे और आज वो हमारे साथ में पूरे सेटल डाउन है। एक भी व्यक्ति और एक भी हमारा कर्मचारी हमें छोड़कर नहीं गया है और या न तो हमें उनको निकालना पड़ा है। सर रमेश सर, शादी ब्याह का सीज़न होता था अप्रैल मई के आसपास, लेकिन इस बार शादी ब्याहें जो हैं वो दिसंबर जनवरी के आसपास चले। तो आपको लगता है कि क्या शादी ब्याह होंगे तो ज्वेलरी मार्केट वापस से फिर से उस पटरी पर लौटेगा जिस पे वो पहले, जिस तरह से लॉकडाउन के पहले था? क्योंकि कोरोना काल में देख रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर कोई इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए तो वो ज्वेलरी इंडस्ट्री, क्योंकि लोग सोने जो खरीदते थे शादी ब्याह में, इस बार कम बजट में शादियाँ हो जा रही हैं, लोग छोटे मोटे गहने ही खरीद कर शादी कर ले। तो आपको लगता है शादी ब्याह का जैसे सीजन आगे बढ़ा या वैक्सीन आने के बाद ही कुछ उम्मीद की राह यहाँ पर दिखाई दे सकती? लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ इसके अंदर ये अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, ये सारे का गणित अलग अलग है। मिडिल क्लास लोगों के पास सेविंग नहीं है तो वो बेचारा सारी सेविंग उनकी पूरी हो चुकी है, तो उसके लिए अपनी जीवन ज़रूरत की चीज़ें पहले मायने रखती है। मिडिल क्लास से ऊपर थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास है, उससे भी ऊपर का अपर क्लास है, तो इन लोगों के लिए जो दूसरा खर्चा होने वाला था, जो जैसे कि उन लोगों के यहाँ खर्चे होते थे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की शादियाँ होती है, 5-5 करोड़ की भी शादियाँ होती है, तो उस शादी के अंदर कटौती आती है, तो वो कटौती वो समझते कि अब मेरी बिटिया को दूँ। और जहाँ मिडिल क्लास का सवाल है वहाँ भी शादियाँ होगी, वो खर्चा भी कम ज़रूर होगा। उनके लिए एक ब्लेसिंग भी है कि हमारी बेटी समाज के अंदर या कोरोना काल के अंदर हमने कम लोगों के बीच में शादी करवाई, यानी हमारा कोई काम हमने कोई गलत नहीं किया है, तो वहाँ भी उनको यह एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है। और थोड़ा सा सोने बाज़ार के अंदर, गहने बाज़ार के अंदर भी हमें थोड़ी सी ज़रूर इसका लेवरेज मिलेगा। अच्छा सर, अब ये तो आपके कारोबार के ऊपर हमने चर्चा की, मार्केट के ऊपर, अब आपके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। जिस तरह से आपने आज एक बड़ी सी संगम चैन ज्वेलर्स की कंपनी के डायरेक्टर के पद पे पहुंचे हैं, जाहिर सी बात है स्ट्रगल और जो दरमियान जो हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे स्ट्रगल की बहुत सारी अनोखी कहानियाँ होती हैं। तो आपने कैसे शुरुआत की? क्या पहले से ही घर वालों का प्रेशर था कि आपको ज्वेलरी बाज़ार में ही जाना है, या आपकी अंदर से इच्छा थी कि मुझे कहीं और जाना या कुछ और बनना था? जहाँ तक हमारी पसंद का सवाल था, हम ज़रूर छोटे थे उस वक्त, हमारी इच्छा थी कि हम कहीं आगे पढ़े और मैंने एक साइंस फील्ड सिलेक्ट किया था। तो कच्ची उम्र थी, सोचे डॉक्टर बनेंगे, वो बनेंगे, लेकिन संजोग से नहीं बन पाए और फिर हमने साइंस के अंदर ग्रेजुएशन किया और साथ साथ में
हमारी पूरी फैमिली बिजनेस से जुड़ी हुई थी। आज लगभग 70 से 80 सालों से बिजनेस में जुड़ी हुई थी। तो हमने शुरुआती सालों में पढ़ाई के साथ साथ में हमने बिजनेस में भी आना शुरू कर दिया। तो एक बार जब बिजनेस का नशा लग जाता है तो फिर पढ़ाई तो थोड़ी पीछे रह जाती है। लेकिन जहाँ तक ग्रेजुएशन का सवाल था, हमने उस वक्त पूरा किया और फिर फुल फ्लेज्ड हम हमारे बिजनेस में लग गए। ये लगभग 35 सालों के आसपास की बातें हैं सारी। हम 17-18 साल के थे उस वक्त भी हम लोग बिज़नेस में जुड़ गए थे और उसके बाद में हम कुछ ना कुछ चेंज करते रहे बिज़नेस के अंदर। समय के हिसाब से हम अपने आप को बदलते रहे, आइटम्स बदलते रहे, समय बदलता रहा, उसके हिसाब से हमें भी बदलना पड़ा। तो पहले हम छोटी सी 180 फुट की दुकान पे हम बैठे थे, अभी आज हम यहाँ लगभग 2000 स्क्वायर फीट की जगह के ऊपर हम बैठे हुए हैं आज। तो यह एक तरक्की धीरे धीरे होती रही और हमारी पूरी फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली है, इतने सारे लोग हम साथ के अंदर फैमिली के अंदर जुड़े हुए हैं। ये फैमिली की वजह से ही आज इतना बड़ा काम हम कर पा रहे हैं। अच्छा, आपके इस दौरान में परिवार का किस तरह से सपोर्ट रहा? क्या आप अपने जो बच्चे हैं, जो आपकी आने वाली जनरेशन होगी, उनको किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं? क्योंकि आज के जो 21वीं सदी की जो पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो आजकल कुछ अलग ही धुन में रहते हैं, कुछ अलग ही सोचने को करते हैं। तो आप उनको किस तरह से मोटिवेट करते हैं कि जिस तरीके से जो माहौल से आप गुजरे हों और उन सारी घटनाएँ के बारे में? जहाँ तक ज्वेलरी मार्केट का सवाल है, हमारी जैसी बहुत कम फैमिलीज है कि जो 3-3, 4-4 जनरेशन साथ में एक साथ में बैठकर बिज़नेस कर रही है। ये अच्छी बात है और बड़ी बात भी है। लोगों को इसके लिए ज़रूर, उनको भी यह एक अचंभा होता है कि इतनी बड़ी फैमिली कैसे काम कर पा रही है साथ में, क्योंकि ज़माना अलग है, जनरेशन्स अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे फादर्स और फादर्स के ब्रदर्स, यानी हमारे यहाँ 3 और अंकल्स भी है। वहाँ से हम लोग शुरू हुए। उसके बाद में फिर मैं उनके साथ में फर्स्ट जनरेशन से मैं जुड़ा था और हमारे साथ में मेरे बच्चे हैं, वो भी आज जुड़े हुए हैं इसके साथ में। तो सारे एक धीरे धीरे वो लेगेसी है आती रही है। और घर का जो माहौल था, घर का जो एक दूसरे का आदर देना, वो देना, एक दूसरे की बातें माननी, वो जैसे चलते आ रहा था वो आज भी हमारे बच्चे उसी ढंग से मान रहे हैं और आगे वही लेगेसी को आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ज़रूर विचारों में ज़रूर मतभेद होता है, तो उसके अंदर सीनियर्स भी समझते हैं और जूनियर्स भी समझते हैं। जूनियर ये समझते हैं कि सीनियर्स तो यही बोलेंगे, थोड़ा जो अच्छा है वो हमें लेना ही लेना है। और जो हम भी जूनियर को समझते हैं कि आज उनका नए थॉट है, नए थॉट को नए रूप से उनको अपने थॉट के हिसाब से उनको काम करने दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर शाइन करेंगे। तो हम यही सोच कर ही आगे, हम दोनों साइड से हम सोच के ये आगे चलती रहती है हमारी। अच्छा सर, मुंबई के सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे कि चूँकि मुंबई सपनों का शहर कहना, जाहिर सी बात है आपके भी सपने होंगे कि मुंबई में कुछ कर गुजरें। तो उस उतार चढ़ाव के दौरान कई ऐसे दोस्त भी आते हैं अनगिनत जो साथ देते हैं, फिर साथ उनका टूट जाता है। तो कोई ऐसी घटनाएं जो आपको हमेशा से याद रहा हो कि मेरा वो साथी था जो आज हमारे साथ भले ना हो, या उसकी वजह से मैं आज यहाँ, या उसकी बातों को मुझे बहुत अच्छी लगती थी, ऐसा कोई जो वाक़या सर आपके साथ हुआ हो? ऐसा तो कुछ नहीं था कि किसी की वजह से हम था ये हुआ या वो हुआ। लेकिन बहुत सारे, ये सफ़र लंबा सा सफ़र है, इस लंबे से सफ़र के अंदर बहुत सारे लोग मिलते थे, आते रहते थे। आज इतने सालों के अंदर में जब भी वो कोई भी हमें वापस मिलते हैं, 10 साल बाद में या 20 साल बाद में, तो हम वापस पुरानी यादें उनके साथ में हम कैसे रहते थे, क्या उनके साथ हमारी बातचीत होती रहती है, गुफ्तगू हम करते रहते थे, वो ज़रूर हम याद करते हैं। क्योंकि इतना लंबा सफ़र है, इतना सारा लंबा सफ़र के अंदर अलग अलग हमने आइटम्स रखी, बिज़नेस को चेंज किया, अलग अलग कस्टमर्स थे, तो हम उन्हें देखकर खुश भी होते हैं और कभी कभी उनकी अच्छाइयों को हम याद भी करते हैं। अच्छा सर, इतना बिजी शेड्यूल रहता है आपका, हमने देखा भी कि हर 2 मिनट में आपको फ़ोन की घंटी बजती रहती है इतने, तो परिवार के लिए किस तरह से समय निकाल पाते हैं? क्या कोरोना काल ऐसा था जहां पर ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे जो अपने परिवार के साथ बैठे थे, उस लम्हे को याद करते हैं कि अभी भी ऑफिस के बाद जाना है, फिर वही सुबह उठ के फिर ऑफिस आना, तो परिवार को किस तरह से मैनेज करते हैं? जाहिर सी बहुत से आप बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हुई, कंपनी के अलावा घर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती होंगी आपकी। जब तक ये जो लॉकडाउन का सवाल था, जो 4 से 5 महीना लोग घर पर बैठे रहे, तो वो उस दरमियान लोगों का माइंडसेट ही ऐसा था कि हमें घर में ही रहना है। तो फैमिली को भी ठीक है, अच्छी बात है कि उनको भी थोड़े दिन साथ में रहो, महीना भर साथ में रहो, 15 दिन साथ में रहो, अच्छा लगता है। हमें भी वही भी अच्छा लगता है कि नहीं हम लोग घर पर है। लेकिन जो 4-6 महीने का लंबा वक्त था,
फिर वो फैमिली को भी काटता है और हमें भी काटता है कि हम बिजनेस बिगर हो गए और उनको लगता है कि पूरे दिन ये हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। इसलिए ठीक है, इसके बावजूद भी हम लोगों ने हमारा ये लॉकडाउन एंजॉय भी किया है और लोगों के लिए बहुत ये बुरा सा वक्त भी था। तो ज़रूर ये दोनों की जगह सही है। तो मैं ये मानता हूँ कि उस दरमियान हमें फैमिली को वक्त देने का ज़्यादा मौका मिला है और अब भी इतना काम नहीं है क्योंकि हम धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर ला रहे हैं। उसके अंदर ज़रूर वक्त लग रहा है, तो उसके अंदर आज भी हमारे पास हम टाइम है कि हम फैमिली के साथ गुजारते हैं और साथ में अननेसेसरी कहीं बाहर हम निकलते नहीं हैं क्योंकि कोरोना का वक्त ये बहुत ख़राब चल रहा है और ज़रूर ये मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, उसकी वजह से भी लोग अननेसेसरी बिना काम के बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और हम भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात आपसे पूछनी थी सर। आज ज्वेलरी की फील्ड जो होती है, हमने देखा कि अमूमन बच्चे ग्रेजुएशन पार कर लेते हैं, उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन से क्षेत्र में जाए जहाँ पर वो तरक्की हासिल कर सके या चार पैसे। इस फील्ड के बारे में कुछ चर्चा नहीं करते हैं सर, युवाओं में इस क्षेत्र के बारे में चर्चा नहीं होती। जो फैमिली बिजनेस है वो फैमिली, बल्कि न्यू जनरेशन के लोग इस फील्ड में नहीं आते। ऐसा क्यों आप मानते हैं कि लोगों का क्या इंटरेस्ट इसमें कम है या लोगों को और जानकारी देना चाहिए कि जो कि इस फील्ड में आएँ और इस क्षेत्र में कुछ अच्छा कर जाएँ? ऐसी कोई बात मैं नहीं समझता हूँ। ये बहुत ये लगभग पर्सन टू पर्सन डिफ़र होती है। बहुत सारे बिजनेस फैमिलीज़ के अंदर ज़रूर उसमें यदि बड़ी फैमिली है तो 2-3 लोग बिज़नेस करते हैं, 2-3 लोग पढ़े हुए हैं, तो या तो अंकल पढ़ा हुआ है या भाई पढ़ा हुआ है, तो उसके पीछे छोटा भाई या अंकल के पीछे कोई भतीजा, तो उनकी राह के ऊपर वो भी चलते रहते हैं। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा रूल नहीं है कि बिज़नेस वाला बिज़नेस ही करेगा। बहुत जगह बिज़नेस भी चल रहा है और उनके साथ साथ उनके कोई ब्रदर्स ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई डॉक्टर्स है, तो आने वाली पीढ़ी भी कोई डॉक्टर्स बन रही है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रही है, कोई इंजीनियर बन रही है। तो ऐसे कोई मैं समझता नहीं हूँ कि बिज़नेस वाला हमेशा बिज़नेस में ही आएगा। अच्छा रमन सर, एक और सवाल था कि इस आपके कार्य के अलावा आप समाज हेतु किस तरह से कार्य करते हैं? समाज में किस तरह से आपका योगदान रहता है और किस तरह से संगम चेन एंड ज्वेलरी किस तरह से मुसीबत के वक्त लोगों के सामने उभर कर आती है सहायता के लिए? ऐसे कुछ रोचक कहानी बताएंगे तो दर्शकों को अच्छा लगेगा। जहाँ तक हम सोशल लाइफ का सवाल है या सोशली हम कितने इन्वॉल्व हैं और समाज के लिए हम क्या कर पा रहे हैं, वहाँ तक हम देखते हैं तो मैं और हमारे एक अंकल जयंती भाई अंकल है, वो दोनों लायंस क्लब से भी जुड़े हुए हैं, जो भी एक सेवाभावी संस्था है लायंस क्लब इंटरनेशनल। तो वहाँ हम बहुत सालों से, लगभग तकरीबन हम 30 साल से वहाँ जुड़े हुए हैं। तो वहाँ कुछ न कुछ चैरिटी हम और करते ही रहते हैं। और हमारा एक बड़ा सा प्रोजेक्ट भी हम ड्रीम प्रोजेक्ट मानते हैं उसको, कि जो भी गरीबों के लिए बहुत ही फ़ायदे कारक है। और एक डायबिटीज़ नहीं बोलूँ मैं, किडनी ट्रांसप्लांट जिसको किडनी क्या बोले उसने, डायलिसिस करवाने के लिए हम जिसके पास पैसे नहीं है तो हम उनको ऐसे फ्री डायलिसिस करवा कर देते हैं और सालाना इसके पीछे हमारा अच्छा खासा योगदान इस डायलिसिस प्रोजेक्ट के अंदर हम करवाते हैं। और बहुत सारे गरीब लोगों की हमें दुआएं मिलती है। जगह जगह भी हम कहीं भी कोई भी ज़रूरत हो तो हम ज़रूर आगे आते हैं और हम डोनेट करने के लिए भी तैयार रहते हैं। सामाजिक तौर के ऊपर भी हम जगह जगह जुड़े हुए रहते हैं। बिज़नेस के भी बहुत सारी संस्थाओं के अंदर भी हम जुड़े हुए हैं, ऐसे सेवाभावी संस्थाओं के अंदर भी जुड़े हुए हैं और बिज़नेस में भी हम लगे हुए हैं। जहाँ कोई भी ज़रूरत हो ज़रूर हम आगे आते हैं। अच्छा सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल कि एक सर्टन एज आता है और मन में ख्वाहिश होती है कि रिटायरमेंट के बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा। अमूमन देखा है बहुत सारे लोग राजनीति की तरफ रुख करते हैं या समाज सेवक या अपने समाज के लिए आगे आते हैं ताकि उनके समाज का भला हो। तो ऐसे कुछ मन में ख्याल हैं सर कि रिटायरमेंट के बाद मैं ये करूँगा या वो राजनीति में जाऊँगा, अपने समाज को बेहतर करूँ, या ज्वेलरी इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक आगे लेके जाऊँगा, इसमें जो कुछ चेंजेस करने हों वो करूँगा? ऐसे कुछ प्लानिंग है या मन में ख्याल हो सर? जैसे आपका सवाल था कि राजनीति में जाना और समाज सेवा करना, ये दोनों चीज़ बिल्कुल अलग है। राजनीति ही होती है और समाज सेवा ही होती है। तो राजनीति यदि मुझे करनी होती तो शुरुआत से ही राजनीति में रहता,
लेकिन बहुत सारे लोग हमने देखा है सर कि रिटायरमेंट के बाद समाज के ऊपर राजनीति करते हैं। हाँ, लेकिन वो राजनीति, जहाँ तक जो आप बोल रहे हो मैं समझ गया कि जो समाज की सामाजिक राजनीति है, वो राजनीति एक्चुअली होनी नहीं चाहिए। यदि वो राजनीति करनी है तो उसको सामाजिक कामों के अंदर इंटरेस्ट भी नहीं लेनी चाहिए। राजनीति यदि करनी है तो पॉजिटिव वे में करो, ताकि सामाजिक कार्यों के अंदर उसके अंदर कोई नुकसान न पहुँचे और पॉजिटिव वे में लोग ले और समाज आगे बढ़ता रहे। तो ज़रूर इच्छा रहेगी कि जैसे जैसे आगे और साल बढ़ते जाएंगे हम ज़रूर सामाजिक प्रवृत्ति के अंदर जुड़े रहेंगे और अपने आप को भी जुड़े रखेंगे और यह सारा सिलसिला शुरू हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, क्षेत्र के ऊपर एक सवाल है सर, जाते सवाल है कि बहुत सारी सरकारें आए गए हैं, तो इस समय एनडीए की सरकार में ज्वेलरी जो क्षेत्र है, ज्वेलरी बाज़ार है या ज्वेलरी मार्केट, उसमें आप किस तरह से बदलाव देखते हैं अगर कंपेयर करें यूपीए गवर्नमेंट की या आज से 10 साल पहले की जो सरकारें थी और पिछले 6 सालों की तुलना में कितनी समानताएं देखती हैं और कितना आप बेटर करते हैं कि जिस तरह की सरकारों में कितना अंदर था और क्या कुछ बदलाव आया है इन दोनों सरकारों में? मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ यूपीए सरकार और अपनी ये एनडीए सरकार के अंदर मैं एनडीए सरकार को ज़्यादा ज़रूर अच्छी समझता हूँ हमारी इंडस्ट्री के लिए। अभी बहुत सारे उन्होंने नए नए जो रूल्स निकाले हैं, जैसे अभी फ़िलहाल में हॉलमार्किंग रूल्स जो आने वाला है, उस हॉलमार्किंग रूल्स की वजह से जो भी चोरियां होती थी पहले, वो बहुत सारी अभी कम हो गई है। आज से 3 साल 4 साल पहले हॉलमार्किंग माल लोग इतना पसंद नहीं करते थे, अभी तो सबको हॉलमार्किंग ही चाहिए। और उसकी वजह से जो ज्वेलर्स लोगों के ऊपर जो टैग लगा हुआ था कि ये लोग ये करते, ये लोग वो करते, वो अभी धीरे धीरे निकल रहा है। और हर जगह से आप देखो, जैसे अभी इन्होंने ये टीसीएस निकाला है, गोल्ड बॉन्ड निकाल रहे हैं और अलग से गोल्ड एक्सचेंज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो गोल्ड इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं ये इससे बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है और टीसीएस से भी लोगों को एक दूसरे को जोड़ के रख रहे हैं। यहाँ कहीं भी ये काला बाजारी जो सोने के अंदर लोगों के विचार धारणा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा काला बाजारी इसमें होती है, ये भी धीरे धीरे उनकी धारणा ये इससे पूरी क्लियर हो जाएगी और सोने का बिज़नेस जो पूरा 1 नंबर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ पाएगा। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये गवर्नमेंट हमें सहायता कर रही है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ संगम चेन एंड ज्वेलर के डॉक्टर रमन सोलंकी जी, जिनका कहना है कि मौजूदा सरकार में ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत सारी हदों तक बदलाव हुए हैं और ये अगर बात करें यूपी गवर्नमेंट की तो काफ़ी हद तक इस क्षेत्र में सुधार आए हैं। नए नए जो सरकार के द्वारा स्कीम लाई गई हैं वो काफ़ी हद तक इस इंडस्ट्री को सुधार और देगी। कैमरामैन पंकज तिवारी के साथ प्रवासी संदेश के लिए शुभम पांडे। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।